नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम लोग देखेंगे उन घटनाओं को जो आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में को लेके काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को और साथ ही हम लोग उस पर विश्लेषण करेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी काफ़ी आसानी फायदेमंद हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विदेशी भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम एफसीपीए के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए एफसीपीए क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एफसीपीए कानून है, कौन सा किस देश का कानून है? तो ये अमेरिकी कानून है जो 1977 में बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, लेकिन उसे हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून को रद्द कर दिया, इसलिए अभी यह सुर्खियों में आ गया है। इस कानून का उद्देश्य क्या था तो हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या उद्देश्य रहा है। इसे 1977 में विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर रोक लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। 1977 में जो भी विदेशी अधिकारी है उसको रिश्वत देने से रोक लगाने के लिए यह कानून बनाया गया था। हम लोग दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। यह अधिनियम केवल अमेरिकी कंपनियों पर लागू होता है, व्यक्तियों पर नहीं। बिल्कुल नहीं। यह अधिनियम यानी एफसीपीए अधिनियम अमेरिकी नागरिकों हो या फिर अमेरिकी कंपनी हो, दोनों पे लागू होता है, न कि सिर्फ अमेरिकी कंपनियों पे। यह कंपनियों के लिए सख्त रिकॉर्ड कीपिंग और आंतरिक नियंत्रण अनिवार्य करता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। देखिए यह कानून जो है सो घूस लेने से रोकता है, घूस देने से रोकता है। घूस देने से रोकता है कहने का मतलब क्या है? अमेरिकी नागरिक हो या कंपनी, विदेशी लोगों को घूस देने से रोकता है। यह कानून का मुख्य लक्ष्य था, जो इसे अब रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना के उद्देश्यों में से कौन कौन से शामिल हैं, देख लेते हैं। देखिए ये राष्ट्रीय वनाग्नि योजना क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2018 में किया गया था, 2018 में। यह अभी सुर्खियों में क्यों है? ये इसलिए सुर्खी में है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी निर्णय लिया है कि उत्तराखंड में भी देखे होंगे कि आगजनी की समस्या बहुत आते रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक समिति गठित किया जाएगा, जिसमें 30,000 रुपया प्रत्येक समिति को दिया जाएगा, जो वहाँ के लोगों को जागरूक करेगा वनाग्नि को लेके, साथ ही उस पर रोक लगाने में काम आएगा। तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसका वन अग्नि का लक्ष्य ही है कि प्रारंभिक चेतावनी को भी बढ़ावा दिया जाए। राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करना, देखिए ये भी सही बात है कि राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। हमने अभी आपको बताया था किसके तहत वित्तीय प्रदान किया जाएगा, वो भी 30,000 रुपया प्रत्येक पंचायत स्तर के लोगों को, पंचायत स्तर के सचिवों को, और वो खर्च करेंगे। यह पैसा 50-50 भागों में प्रोवाइड किया जाता है। 50-50 अर्थात 50% आपदा, जैसे कि गर्मी के दिन हो उसमें आपदा आने से पहले दिया जाएगा ताकि उस पर क्रियान्वयन तेज़ी से पहले रोकथाम के लिए तैयार रहे, और 50% सर्वे के बाद दिया जाएगा कि यहाँ आपदा हुआ या नहीं, उसके बाद वो 50% बचा हुआ दिया जाएगा। तो हम लोग तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कार्बन उत्सर्जन बढ़ाना, एकदम नहीं। देखिए पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कार्बन उत्सर्जन बढ़ाना नहीं है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। आपने ध्यान दिए होंगे कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल भी होना है। और उत्तराखंड जो है सो 71% वन से घिरा हुआ राज्य है, 71% वन से घिरा हुआ राज्य है यह। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 2, बिल्कुल सही बात। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की एआई नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? देखिए एआई नीति को लेके अभी हमने आपको आज कल के क्लास में हमने आपको बताया था। अगर जो लोग कल उपस्थित नहीं थे उसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। एआई समिट की अभी जो 2025 में हो रहा था, उसकी अध्यक्षता इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस में किया जा रहा है, यानी पेरिस में किया जा रहा है। वहीं भारत को
एआई समिति में सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पेरिस में जाके सह अध्यक्षता कर चुके हैं और साथ ही वह अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। भारत ने पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की, बिल्कुल सही बात है। हमने अभी आपको जस्ट बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी एआई समिट में सह अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। भारत ने अभी तक एआई नियामक ढांचा लॉन्च नहीं किया है, ऐसा एकदम नहीं है। भारत ने सैन्य उपयोग के लिए एआई मॉडल प्रतिबंधित लाने का प्रस्ताव दिया है, ऐसा भी कोई प्रस्ताव नहीं है। हाँ, लेकिन एडवाइजरी जरूर जारी किया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा हो या फिर कोई भी महत्वपूर्ण डाटा हो जिसे अभी एआई को देने से बचे, अर्थात एआई का उपयोग करने से बचे। एडवाइजरी जारी नहीं हुआ है, सिर्फ सलाह दिया गया है। हम लोग अगले पे देख लेते हैं। भारत की एआई नीतियाँ केवल निजी क्षेत्र की विनियमन, जो भी ये भी नहीं है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन है, भारत ने पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, ये पूंजीगत व्यय की बात कर रहा है, अर्थात सरकार को पूंजीगत लाभ हो और लंबे समय तक जो है सो वो टिकाऊ हो और खर्च हो, मतलब लंबे समय तक खर्च और टिकाऊ हो। तो इसके ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया हम लोग देख लेते हैं आखिर क्या है। कृषि, शहरी अवसंरचना, रेलवे और सड़कें, रक्षा। इसका सही आंसर है रेलवे और सड़कें। अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रोड हो, देखे होंगे नितिन गडकरी जी रोड के मामले में अभी काफ़ी एकदम तहलका मचा रखे हैं। तो ये सब पूंजीगत व्यय है, जो कि पूंजी भी बनता है और खर्च भी होता है और लंबे समय तक टिकाऊ रूप से कार्य करते रहता है। नेक्स्ट, दवा परीक्षण में एआई से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन में दवा से संबंधित क्या कहना चाहता है। टॉक्सिकोलॉजिकल साइंस, दवाओं के दुरुपयोग को भविष्यवाणी करना, बिल्कुल सही बात है। एफडीए एआई गाइडलाइंस की सभी नैदानिक परीक्षणों को प्रतिस्थापित करना, ये भी सही बात है। एआई प्रेडिक्टिव मॉडल्स प्रतिकूल प्रतिक्रिया को पहचान करना, ऐसा नहीं है। देखिए, एआई जो है सो अभी सटीक जानकारी देने की संभावना रखता है अगर उसे अधिक डेटा प्रोवाइड किया जाए या फिर सही डेटा प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो दवा के क्षेत्र में हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी लेटेस्ट क्षेत्र हो, जैसे कि रोडवेज क्षेत्र हो जिससे जीपीएस दे दिया जाए तो ऑटोमोटिव के चलाने में काम आ सकता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं और देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले 2 दशकों में भारत में सबसे अधिक वनाग्नि घटनाएं किस राज्य में हुई हैं? देखिए, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि पिछले 2 वर्ष में वन अग्नि की घटना सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिर किस राज्य में हुआ है। उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में वन अग्नि घटना पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा देखा गया है। वहीं वन आच्छादन की दृष्टि से देखा जाए सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाया जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो मध्य प्रदेश है। वहीं देखा जाए वन प्रतिशत के हिसाब से किस राज्य में पाया जाता है, अगर यूटी में देखिएगा, यूनियन टेरेटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो लक्षद्वीप मालदीव है। लेकिन अगर वहीं राज्य में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में है जो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित प्रदेश पाया जाता है प्रतिशत के मामले में। नेक्स्ट, एरो इंडिया 2025
क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, एरो इंडिया का आयोजन हर 2 साल पे किया जाता है वायुसेना के द्वारा। तो पूछ रहा है इस बार क्या महत्वपूर्ण रहा, तो हम लोग देख लेते हैं। वैसे एरो इंडिया को लेके हमने कल परसों क्लास में अच्छी तरीके से समझाया था। जो लोग नहीं कल परसों मौजूद थे उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं। एरो इंडिया का आयोजन बेंगलुरु के यसिलहंका वायुसेना स्टेशन पे किया जा रहा था, हो चुका है, जो 10 से 14 फरवरी के बीच में आयोजित हो रहा है। हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहता है। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। ये बिल्कुल सही बात है, यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है। इसमें विशेष रूप से भारत में निर्मित लड़ाकू विमान प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए, विशेष रूप से तो नहीं, लेकिन लड़ाकू विमान भारत के तो जरूर प्रदर्शित किए जाते हैं, लेकिन और भी देशों के और भी रहते हैं, जैसे कि अमेरिका से F-16 हो गया, F-35 हो गया, इस बार F-35 भी शामिल हुआ, B-1 बॉम्बर भी शामिल हुआ, रूस का भी जो सबसे फाइटर, जो ताकतवर फाइटर जेट, वो भी शामिल था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है सो भारत का ही था। इसमें DRDO द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता नहीं, यह प्रतिवर्ष वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है, न कि DRDO के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे हर साल अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल, ये पहला नंबर तो 2 साल पे आयोजित होता है, और साथ ही हर शहर में नहीं, बल्कि ये सब बार बेंगलुरु में ही आयोजित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ एक्सोम की नियोजित क्रू ड्रैगन मिशन का हिस्सा है? देखिए, ये एक्सोम मिशन है क्या? ये एक्चुअली स्पेस को लेके है। एक्सोम मिशन ये स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन मिशन के तहत ये आयोजित किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में। अच्छा, मिशन का हिस्सा है, तो मिशन का कौन सा देश हिस्सा रहा हम लोग देख लेते हैं। रूस, फ्रांस, हंगरी, चीन। इसका सेम हो जाएगा ऑप्शन सी, हंगरी। देखिए, एक्सोम मिशन का हिस्सा हंगरी भी है। नेक्स्ट, अर्बन चैलेंज फंड। देखिए, ध्यान दीजिए, अर्बन चैलेंज फंड की बात कर रहा है। 2025 को शहरी रूप से कौन सा कथन वर्णित करता है? आइए देख लेते हैं कि आखिर अर्बन शहर को लेकर क्या कहना चाहता है। इसे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, एकदम नहीं। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर मेट्रो परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। इसमें निजी क्षेत्र से 10,000 करोड़ शामिल हैं। यह केवल झुग्गी पुनर्वास पर केंद्रित है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर दिख रहा है, लेकिन वैसे नॉर्मली ऑप्शन सी ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र से 10,000 करोड़ शामिल हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक साइबर हमले 2025 के पीछे मुख्य कारण क्या था? देखिए, एक्चुअली कर्नाटक में साइबर हमला हुआ है। ज़मीन का पंजीकरण और रजिस्ट्री को लेके उस पर पूरा का पूरा देखा गया, सर्वर क्रैश हो गया, और माना जाता है कि AI के द्वारा यह साइबर हमला किया गया था, जो जिसे कि कहना मुश्किल है कि आखिर क्या रहा। तो हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या पूछता है। वित्तीय धोखाधड़ी, एकदम नहीं। राजनीतिक जासूसी, एकदम नहीं। रैंसमवेयर हमला, बिल्कुल सही बात है, यह एक रैंसमवेयर हमला था। AI के द्वारा एक रैंसमवेयर के द्वारा हमला किया गया था। रैंसमवेयर उसे बोला जाता है जो अवैध तरीके से किसी कंप्यूटर या मोबाइल में जब चला जाता है तो उसकी सारी डेटा को बाहर कर देता है और वो लीक कर देता है, या फिर उसे ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, एरो इंडिया 2025 में अमेरिका भारत रक्षा संबंध में वृद्धि किस प्रकार परिलक्षित होती है? देखिए, यह
अमेरिका और भारत की एयर इंडिया शो को लेके पूछ रहा है, जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर करना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में। लड़ाकू विमानों का संयुक्त विकास, एकदम नहीं। अमेरिका लड़ाकू संयुक्त विकास नहीं चाहता। अमेरिका तो चाहता है कि लड़ाकू विमान हम भारत को बेचे या फिर कोई और देश को बेचें, ना ही विकास की बात करता है हम। इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। एआई आधारित ड्रोन युद्ध प्रणाली का समावेश, एकदम नहीं। F-35 लड़ाकू विमान, B-1 बम्बर का प्रदर्शन, ये बिल्कुल सही बात है। हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था अमेरिका द्वारा F-35 B-1 बम्बर को एयर शो में भेजा गया है, और यह भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में मानव हाथी संघर्ष से होने वाली सबसे अधिक मौतें किस राज्य में होती हैं? देखिए, भारत में हाथी की मौतें देखा गया है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है उसको लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। कर्नाटक, झारखंड, असम, केरल। तो इसका सेम सवाल, झारखंड में हाल ही में देखा गया है कि हाथी को लेके यहाँ पे ज़्यादा मौतें देखा गया है। नेक्स्ट, पेरिस में 2025 के एआई एक्शन समिट का मुख्य फोकस क्या था? देखिए, पेरिस जो एआई को लेके जो समिट हुआ है, जो मुख्य फोकस क्या रहा है उस पर हम लोग थोड़ा विचार कर लेते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सब अध्यक्षता किए हैं। देख लेते हैं। एआई का सैन्य अनुप्रयोग, एकदम नहीं, इसको लेके विचार नहीं किया गया है। सार्वजनिक हित में एआई और शासन, बिल्कुल सही बात है। क्रिप्टो करेंसी नियमन, ऐसा कोई भी बात नहीं है। 5G प्रौद्योगिकी का एकीकरण, एआई को लेके 5G से कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक हित में एआई और शासन। नेक्स्ट, भारत में बढ़ती वनाग्नि घटनाओं में सबसे बड़ा योगदान किसका है? देखिए, हाल ही में देखेंगे कि वनाग्नि, ग्रीष्म ऋतु में वनाग्नि घटनाएं ज़्यादा होते रहती है, चाहे उत्तराखंड हो या फिर उड़ीसा हो। इस समय पता नहीं वनाग्नि को लेके ज़्यादा हो रहा है, जबकि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा अब तो फैसिलिटी आ चुका है, अर्थात इसरो के द्वारा सैटेलाइट छोड़ा जा चुका है जो आपदाओं को पहले बताते रहती है कि अब यहाँ पे कौन सा मतलब जलवायु परिवर्तन होगा या फिर क्या घटनाएं होगी। खैर, इस पर हम लोग स्टेटमेंट पे देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता है, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन को देख लेंगे। औद्योगिकीकरण, देखिए, औद्योगिकीकरण से जलवायु पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लेके वनाग्नि की घटना देखी जाती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। झूम कृषि, देखिए, झूम कृषि से भी जलवायु के लेके थोड़ा बहुत परिवर्तन देखा जाता है, क्योंकि जब झूम कृषि होती है तो वहाँ के लोगों के द्वारा जो भी जंगल होते हैं उसे जला दिया जाता है, लेकिन वो वृक्ष को नहीं जलाते, जो भी छोटे छोटे घास पत्ते होते हैं उसे जला के अपनी खेती करते हैं। इससे वायु प्रदूषण जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इससे वनाग्नि की घटना इसे नहीं मानी जाती है। जलवायु परिवर्तन प्रेरित कारक, ये बिल्कुल सही बात है। जंगलों में मानव अतिक्रमण, ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन प्रेरित कारक। देखिए, होता क्या वनाग्नि को लेके, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, यानी जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, अर्थात गर्मी तो रहता है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे पेड़ से पेड़ आपस में टक्कर होता है, तो घर्षण की वजह से अग्नि यानी जलने की संभावना तेज ही हो जाती है, अर्थात वृक्ष जलने लगते हैं। और यह घटना अक्सर उस जगह पे देखा जाता है जहाँ पे वनाच्छादन की संख्या ज़्यादा है, जैसे उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। इस समय ज़्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है वनाग्नि को लेकर के। नेक्स्ट, भारत की एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट पहल को सबसे अच्छी तरह से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, भारत की एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया था
कि एआई यूनिवर्सिटी, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। तो हम लोग इस पे देख लेते हैं आखिर इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं। विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एआई अनुसंधान, ये ऐसा बात नहीं है। एआई नैतिकता के लिए एक नीति निर्माण निकाय, ये बिल्कुल सही बात है। नाटो के साथ एक सहयोग, बिल्कुल नाटो के साथ सहयोग से कोई मतलब नहीं। नाटो नॉर्थ टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो अमेरिका द्वारा वित्त पोषित होता है। केवल निजी क्षेत्र की फार्मा पर केंद्रित एआई विनियमन, ऐसा भी बात नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एआई नैतिकता के लिए एक नैतिक निर्माण निकाय। तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। आशा करते हैं आप लोगों का क्लास अच्छा लगा होगा जो हमने डिस्कशन किया है, और आगे हम लोग अब डिस्कशन को और आगे बृहत रूप से करेंगे, क्योंकि अब मेरा तबीयत सही हो चुका है। इसको जल्द ही विस्तार करेंगे और टाइम पे आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।